मूल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामलकांतये गणेशाय नमो नील कमलामलकांतये। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम राजा पाठकः भवतां समेषां ज्योतिषानुरागिणां गणितानुरागिणां च लीलावत्याः अस्यां कक्षायां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। मित्राणि, अद्य गुरुवासरः एवञ्च अयं ज्योतिषशास्त्रस्य कालांशः। अतः गुरुवासरे वयं लीलावतीमधिकृत्य पठामः। अद्यापि लीलावत्यामेव अभिन्न परिकर्माष्टक विषये किंचित पठिष्यामः। आप सभी का इस लीलावती की कक्षा में मैं राजा पाठक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अगर बृहस्पतिवार है और हम प्रति बृहस्पतिवार को इस ज्योतिष शास्त्र के कालांश में अभी जो है लीलावती नामक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, जो आचार्य भास्कर की कृति है। और इसे जो है सामान्य जनमानस में वैदिक गणित की भी संज्ञा जो है लोग देते हैं। तो गत कक्षा में हमने जो है आपको 8 परिक्रम जिनका नाम हम जानते हैं कि जो है धन है मतलब प्लस है, माइनस है या एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, मतलब जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। और 4 जो इनकी संक्रियाएं हैं, जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है और क्यूब रूट है। मतलब क्या हुआ कि वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घनमूल है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट, घन का मतलब क्यूब एवं घनमूल का मतलब क्यूब रूट। तो हम अभी तक जोड़, घटाव, गुणा, भाग अर्थात एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देख चुके हैं। और इसके बाद से हमने गत कक्षा में समद्विघातः कृतिरुच्यते था स्थाप्योन्त वर्गो द्विगुणान्त निघ्ना के माध्यम से हमने वर्ग करने के 4 तरीके देखे थे। और इस वर्ग करने के इन 4 तरीकों के बाद से मैंने आपको बताया था कि किन अलग अलग तरीकों से भी आप वर्ग कर सकते हैं, जिसमें हमने सूत्र को देखा था ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम, और इसके अतिरिक्त भी आपको कई सूत्र हमने बताए थे। तो आज की कक्षा हम जो है वर्गमूल से शुरू करेंगे और वर्गमूल के भी हम कई सूत्रों को देखने वाले हैं कि वर्गमूल में सबसे पहले आचार्य भास्कर का क्या मत है, और तदनंतर हम लोग जो है वर्गमूल निकालने के और इजी तरीके क्या हो सकते हैं और घन कैसे निकालेंगे, और इतना हम लोग देखेंगे। वस्तुतः आज का जो विषय वस्तु है वह लंबा है, इसलिए आज कक्षा मैंने लगभग 15 मिनट पहले जो है आरंभ की है। तो हमें आशा है कि अब हम सभी लोग जो है इन तथ्यों को बड़े ही आनंद से और बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। तो आगच्छन्तु पश्यामः। वर्गमूलानयन प्रसंगे आचार्यः भास्कराचार्यः अत्र प्रतिपादयति किं यत् त्यक्त्वान्त्याद् विषमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेत तद्धृते। किं प्रतिपादयति आचार्य भास्करः? त्यक्त्वान्त्याद् विषमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेत तद्धृते त्यक्त्वा लब्ध कृतिं तदाद्य विषमात् लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। आचार्यः किं प्रतिपादयति? यत त्यक्त्वान्त्याद् विषमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेत तद्धृते त्यक्त्वा लब्ध कृतिं तदाद्य विषमात् लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति? पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विषमात्। किं प्रतिपादयति? पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्त वर्गं फलं पंक्त्यां त्वद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम्। पंक्तेर्दलं पदं स्यात् आचार्यः श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादयति। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। त्यक्त्वान्त्याद् विषमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समेत तद्धृते त्यक्त्वा लब्ध कृतिं तदाद्य विषमात् लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्त वर्गं फलं पंक्त्यां तद्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम्। अस्मिन् श्लोके आचार्यः किं प्रतिपादयति? अन्त्याद् विषमात् अर्थात विषम स्थानात् कृतिम
अर्थात वर्गम विशोध्य किम करणीयमस्ति मूलम तद कृतेर मूल राशिं दुगुणयेत्। पुनः अग्रिमायां किम पंक्तौ किम प्रतिपादयति समे तदादिं समस्थाने तेन द्विगुणेन मूलेन हृते सति यल्लब्धम अर्थात यद फलमवाप्यते तस्य कृतिम तदाद्य विषमात् त्यक्त्वा। आचार्यः किं प्रतिपादयति यल्लब्धम तस्य कृतिम अर्थात वर्गम तदाद्य विषमात् त्यक्त्वा लब्धम द्विनिघ्नं न्यसेत्। किं पुनः प्रतिपादयति दत्तावधानेन शृण्वन्तु। आचार्यः अत्र प्रतिपादयति यल्लब्धि प्राप्यते खलु अस्माभिः यल्लब्धम तस्य कृतिम, कृतिम इत्युक्ते वर्गम तदाद्य विषमात् त्यक्त्वा किं करणीयमस्ति तदाद्य विषमात् त्यक्त्वा यल्लब्धम तद्द्विनिघ्नं पंक्त्यां पूर्वमूलस्य पंक्त्यां स्थापयेत्। समे अर्थात तदादि समस्थाने पंक्तिहृते अन्य विषमात् तदादि विषम स्थानात् आप्तस्य वर्गं त्यक्त्वा तत्फलं द्विगुणं पंक्त्यां पुनः न्यसेत् इति मुहुः मुहुः करणेन। मुहुः मुहुः अर्थात पुनः पुनः करणेन एवं या खलु पंक्तिः भवति तद्दलं, दलम् इत्युक्ते अर्धम पदम अर्थात मूल राशिः स्यात्। दत्तावधानेन पुनरेकवारं शृण्वन्तु। श्लोकेऽस्मिन् आचार्यः किं प्रतिपादयति त्यक्त्वान्त्याद् विषमात् कृतिं द्विगुणेन मूलं समे तद्धृते त्यक्त्वा लब्ध कृतिं तदाद्य विषमात् लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। पुनः प्रतिपादयति किं पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्त वर्गं फलं पंक्त्यां पंक्तिहृते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्त वर्गं फलं पंक्त्यां तद्द्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम्। आचार्यः श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादयति पंक्तेर्दलं पदं स्यात्। पुनरेकवारं शृण्वन्तु। अन्त्याद् विषमात् किं करणीयमस्ति अन्त्याद् विषमात्, अन्त्याद् विषमात् अर्थात अंतिम विषमांक से करना क्या है एक बार बिल्कुल स्पष्ट सुनेंगे और फिर हम इसको आपको उदाहरण बना के दिखाते हैं। पहले कहते हैं कि आचार्य जो सबसे पूरे श्लोक का आशय है उसको देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं आचार्य कि अंतिम विषमांक से अंत्याद विषमात्, जिस अंक का वर्ग घट सके उस जो है उसका वर्ग घटा देते हैं, और जिसका वर्ग घटाया उस मूल संख्या को हम क्या करेंगे दुगुना कर देंगे। ठीक है, द्विगुणं न्यसेत्, क्या किया दुगुना कर दिया, और दुगुना करके हम पंक्ति में रखेंगे। अब यहां एक कह सकते हैं कि बड़ी ही मुख्य वार्ता है। मुख्य वार्ता क्या है यहां पे कि ये बार बार पंक्ति की बात करेंगे तो एक ध्यान रखेंगे कि जब भी हम संख्या को, जैसे अगर हमने इस साइड लिखा तो इधर साइड जब हम संख्या को बाएं साइड जब रखते हैं तो इसी का नाम हम यहां पे पंक्ति रखेंगे। ये बार बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कह रहे कि मूल संख्या जो है उसको दुगुना कर देंगे, डबल कर देंगे, और डबल करके पंक्ति में रख करके और उससे जो अग्रिम समांक होगा उसमें भाग दे देंगे। अब एक बात यहां फिर से आपको ध्यान देना होगा कि भाग देने में हमें हमेशा लब्धि ऐसी लेनी है कि जिसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो अग्रिम संख्या में घट जाए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम जब भी भाग लेने के लिए कोई संख्या लेते हैं तो हम ऐसी ही संख्या लेंगे जिसका वर्ग क्या हो जाए फिर से अग्रिम संख्या में या अग्रिम विषम स्थान वाली संख्या से घट सके। अगर हम ऐसा नहीं करके पूरा काट देंगे बीच में ही तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारी प्रक्रिया है वो रुक जाएगी और फल हमें नहीं प्राप्त होगा। फिर क्या कह रहे हैं कि लब्धि का जो वर्ग है उसको अग्रिम विषम संख्या में से, विषम स्थान वाली संख्या में से घटा देंगे। फिर क्या करना है तो कहते हैं कि जो संख्या है उसमें जो है अगर शेषांक बचे तो पुनः पंक्ति में अग्रिम समांक से भाग देकर के जो लब्धि का वर्ग होगा उसको अग्रिम विषमांक से आप क्या करिए घटा दीजिए, और जो लब्धि है उसको दुगुना करके फिर पंक्ति में रख दीजिए। फिर ऐसा तब तक करिए कि जब तक पूरा कट ना जाए, वो पूरी संख्या निःशेष ना बच जाए। अब और जो आपको फल पंक्ति में प्राप्त हो तो वही पंक्ति का आधा क्या होता है मूल होता है। इतना कथा कहानी कहने से कुछ बात बनी नहीं, हमने उसको संस्कृत में भी देख लिया और हिंदी में भी देख लिया। लेकिन अब क्या है, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आइए एक उदाहरण यही हम कर करके देखते हैं। अगर हमें सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं 88,209, इसको अगर हम मिटाते हैं, हमें एक संख्या लेना है क्या 88,209। तो कुछ बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बातें कौन सी हैं,
एक तो सबसे पहले इन गणितीय संक्रियाओं को करने से पहले आप जो आपके सामने ये जो संख्याएं रखी हुई हैं, हम इनमें सबसे पहले क्या करते हैं कि विषम एवं सम का चिन्ह लगाते हैं। विषम के लिए हम एक जो है वर्टिकल लाइन लेते हैं और सम के लिए एक हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं। ये किया, आपने देखा कि पहले स्थान वाले पे विषम का चिन्ह लगाया। विषम के लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये संख्या, ये जो है बिल्कुल लंबे लाइन्स हैं जो कि वर्टिकल मोड में है, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो सम स्थान के हैं। तो अब यहां कर क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे पहले विषम और सम का चिन्ह लगा दें। इसको लगाने का फायदा क्या है? लगाने का फायदा है ये है कि इस पूरे मतलब जो है आपको जो संख्याएं दी हुई हैं, इनमें जितने भी विषम स्थान के चिन्ह होंगे, इनमें जो है कौन से चिन्ह होंगे? विषम वाले, वही जो उतने ही संख्या उस जो है संख्या के वर्गमूल में होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है क्या कि जितनी संख्याएं जितनी भी विषम के चिन्ह इस पूरे संख्याओं में होंगे, उनमें से उतने ही संख्याएं जो संख्या के वर्गमूल में होंगी। तो आप देख रहे हैं एक विषम फिर सम, एक विषम फिर सम, फिर एक विषम, मतलब हमारे पास जो है विषम चिन्ह की जो संख्या कितनी है? 3। इसलिए हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा, जो हमारा वर्गमूल आएगा, वो 3 आएगा। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो अब आचार्य के ही नियम पे चलते हैं। कहते हैं क्या कि अंत्याद विषमात् कृतिम त्यक्त्वा, हमारे पास अंतिम विषम मतलब ये, अगर इसके बाद कोई भी संख्या होती तब भी अंतिम विषम यही रहता, जब तक कि इसके पीछे 2 संख्याएं और नहीं होती। तो आचार्य कह रहे हैं कि अंत्याद विषमात् कृतिम त्यक्त्वा, अंतिम विषम संख्या से आप क्या करिए, जिस संख्या का वर्ग जो है घट सकता है उसको घटा दीजिए। कृतिम अर्थात वर्गम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा इत्युक्ते विशोध्य, त्यक्त्वा माने घटाकर। तो हम देखते हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग इससे घट जाएगा। तो यदि 3 का लेते हैं तो 9 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 का ले लेते हैं। 2 का वर्ग कितना आया? 4। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। ये कहा कि अंत्याद विषमात् कृतिम त्यक्त्वा, हमने इतना किया कि अंतिम विषम अंक से जो है इसके जो एक कृति मैंने हमने जो वर्ग को लिया उसको घटा दिया। अब क्या किया कि फिर कह रहा है कि मूलम द्विगुणयन् न्यसेत्, हमें जो मूल संख्या थी मतलब जिसका हमने वर्ग लिया है उसको क्या करिए? 2 गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4। अच्छा, अब हमने यहां पे देखा था कि 2 बार में गया था, मतलब जो है हमने दिया था कि अगर जो हमारा 4 है तो 2 दूनी 4, हमने 4 को यहां रख दिया, 2 का वर्ग यहां रख दिया। तो हमारे पास क्या है? आप एक संख्या देखेंगे, हमें प्राप्त हुआ मूलम द्विगुणयन् न्यसेत्। हमने मूल को 2 गुना किया और लिख दिया। और यहां क्या किया कि जो 8 है हमारा, 8 में से 4 जाने के बाद कितना बचा? 4, और ये 8 को 8 ऐसे उतार दिया। अब बात समझ में आई। अब क्या करेंगे कि अब यहां स्थिति हमें करनी क्या है कि हमें इस 4 से भाग देना है। ठीक है, आचार्य यहां कह भी रहे हैं कि अंत्याद विषमात् कृतिम त्यक्त्वा, ठीक है, मूलम अर्थात मूल राशिम द्विगुणयेत्, उसको क्या करिए? दुगुना कर दीजिए। समय, अब हमारे पास जो ये सम स्थान है इसको क्या करना है भाई? आचार्य यहां पे आचार्य के नियम के अनुसार कि जो हमारे पास जो सम स्थान है तेन द्विगुणेन मूलेन हृते, हमारे पास जो द्विगुणित मूल राशि है इसी से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कितनी बार में जाएगा? 4 9 36। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें जहां तक लग रहा है कि हमने यहां क्या किया कि 36 ले लिया। ठीक है, और ये गया कितनी बार में? 9 बार में। अब एक चीज आप देखेंगे कि यदि 36 को हम अगर इससे घटाते हैं तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, हमारे पास आया 12। और हमने क्या किया कि एक ये वाली संख्या 2 को यहां उतार दिया। फिर हमें काम क्या करना है? अब फिर आचार्य की जो पंक्ति कि इस 9 को क्या करिए कि इस 9 का वर्ग आपको घटाना है, और फिर जब इसका वर्ग घटाएंगे और इसी को पुनः दुगुना करके यहां रख देंगे, तो इसी को पुनः दुगुना किया तो कितना हो गया? 9 दूनी 18। और इसको जो भी संख्या हम यहां ले रहे हैं उस संख्या को क्या करेंगे कि इसी का वर्ग जो है इससे माइनस कर देंगे। तो 122 से यदि हम 81 को माइनस करते हैं, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया कि सबसे पहले आचार्य के ही कथनानुसार अंत्याद विषमात् अर्थात अंतिम विषम स्थान से, है ना, कृत्रिम माने वर्गम, वर्ग को, विशोध्य माने घटाकर, त्यक्त्वान्त्याद विषमात् कृत्रिम
द्विगुणयन मूलम, हमने मूल को भी 2 गुना कर दिया तो 4 हो गया। न्यसेत माने स्थापित रख दें। यहां तक बात समझ में आई। अब तब क्या कह रहे हैं कि तदाद्य विषमात, माने जो हमारे पास समय तदादिम समस्थाने तेन द्विगुणेन मूलेन विभजेत, ये जो हमारा द्विगुणित मूल था इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे दिया तो 4 9 36, ये हमारे पास बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यल्लब्धम, ठीक है ना, यल्लब्धम तद द्विनिघ्नम न्यसेत, जो हमारे पास प्राप्त हुआ इसको दुगुना करके यहां रख दिया। तो अब रख दिया तो कितना आया, 4 1 5 और 8 का 8। और इधर एक प्रक्रिया क्या चल रही है कि अब 122 में से हम क्या करेंगे, अब जो है यहां पे 81 को घटा देंगे। तो 122 में से यदि हम 81 को घटाते हैं तो 2 में से 1 गया 1 और 12 में से 8 गया 4। यहां तक तो मामला क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये हो गया कि चलिए अब ये 41 आ गया और अब हम अगली संख्या उतारेंगे 0 और फिर वही काम करेंगे। जो हमारे पास 58 आया है, इस 58 से हम 410 को भाग देंगे। तो अब यदि हम 58 से, अब अच्छा हमको भाग भी आपसे बार बार कह रहा हूं कि उतने ही बार में देना है जितने बार में हम उसका वर्ग जो हमारे पास संख्या हो वो घट सके। एक बात आप ध्यान देंगे कि हमें वर्ग भी वही घटाना है जो हमें भाग भी उतने ही मर्त में ले जाना है जिसमें भागफल का वर्ग हमें यहां घट सके। तो अब 58 से 410 को यदि भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 7 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 406। तो जब 406 में जाएगा, और आपको बताया था एक बात और कि फिर वही काम करेंगे कि जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उसी को डबल करके यहां रख देंगे। तो जब 7 को डबल किया तो कितना हो गया, 14। और जो है इस 410 से 406 को घटाया तो कितना बचा, 4 आपके पास संख्या आई। और हमारे पास पंक्ति कितना आया, तो 4 का 4 8 1 9 और 5 का 5। आप ये ध्यान रखेंगे हम इधर पंक्ति भी बनाते जा रहे हैं और हम इधर जो है क्रिया कर रहे हैं। अब ये बात हमारे पास आ गई। अब ये आया कितना, 4। अब हमारे पास बची कौन सी संख्या, ये 9। हमें 4 को उतार लेंगे। अब क्या किया कि अब इसी कहा था कि जो 7 है इसी का वर्ग इसमें घटाना भी है, तो 7 7 49, 7 का वर्ग जो है 49 यहां पे घटा दिया। अब आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए यहां पे हमारी प्रक्रिया बंद हो गई। ठीक है, तो अब देखिए किया क्या जो है, सबसे पहले ये आपके पास अब कहा क्या कि पंक्तेर दलम स्यात् पदम। अब जहां प्रक्रिया आपकी बंद हुई तो यह आया आपका पंक्ति फल, इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास रहा पंक्ति फल। अब देखिए आपका रिजल्ट 2 जगह आ जाता है ऐसे करने से। एक तो आपका पंक्ति फल आया, तो फिर आचार्य क्या कह रहे हैं कि पंक्तेर दलम स्यात् पदम। आचार्य का क्या कहना है कि पंक्तेर दलम स्यात् पदम, अर्थात जो पंक्ति का दल माने आधा। पंक्तेर दलम क्या कहा कि पंक्तेर दलम स्यात् पदम, जो पंक्ति का आधा होगा वही जो है फल होगा। तो आप एक चीज देखिए कि पंक्ति का आधा माने यदि 594 को यदि हम क्या करते हैं जो है आधा कर दें तो 594 बटे 2 कर लीजिए तब भी 297। तो एक आपका फल ये 297 पंक्तिर दलम स्यात् पदम यहां पे भी हो जाएगा। और नहीं अगर करना हो तो ऊपर जो ये हमारे पास फल है ये भी वर्गमूल के रूप में हमें क्या है प्राप्त है। तो क्या हुआ 8820 का जो आपका वर्गमूल कितना आया 297 आया। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से ही इसको दोबारा बताते हैं। देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं, पहले एक बार श्लोक को फिर से समझते हैं कि अंत्याद विषमात अर्थात अंतिम जो विषम स्थान है, कृत्रिम त्यक्त्वा, कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग घट जाए उसको क्या करिए घटा दीजिए। सीधा सीधा है कि अंत्याद विषमात अर्थात विषम स्थानात कृत्रिम त्यक्त्वा, एक जो है संख्या का वर्ग आपको क्या करना है घटा देना है। हमने 2 का वर्ग घटा इसलिए घटा दिया, तो 8 में से 4 गया हो गया 4 और हमने 8 को उतार लिया। फिर आचार्य आगे क्या कर रहे हैं कि मूलम, जिसका वर्ग आपने लिया था वो जो मूल संख्या है उसको द्विगुणम, उसको 2 गुना करिए और न्यसेत मने रख दीजिए। बात समझ में आई? उसको हमने क्या किया, मूलम द्विगुणयन न्यसेत, हमने उसको जो है रख दिया। ठीक है ना। चलिए भाई अब क्या करना है, कह रहे हैं कि अब यहां पे कि आदिम समस्थान जो हमारा जो समस्थान आ रहा है इसमें क्या करना है कि तेन द्विगुणेन मूलेन हृते सति यल्लब्धम।
अब जो हमारे पास लब्धि मिले उससे क्या करिए, जो है कि विभजित, उससे भाग दे दीजिए। तो हमारे पास 4 है, हमने 4 से 48 को भाग दिया तो 9 बार में गया, 4 9 36, ये हमारे पास 122 जो है 12 आया, हमने 2 को उतार लिया। लेकिन फिर एक शर्त था कि जो हमारा फल जो जा रहा है, हमारा क्या है, जो फल जा रहा है उस फल को फिर क्या करिए, द्विनिघ्नम पंक्त्याम पुनः स्थापित, इसको दुगुना करके यहां पंक्ति में रख दीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी रखेंगे तो अग्रिम अग्रिम प्रचालित क्रम से, मतलब एक संख्या उत्सारे करके ही रखेंगे। तो 4 से हमने क्या किया, इस 9 को दुगुना किया, 18 हुआ, 8 का 8, 4 1 5, हमारे पास हो गया 58। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो संख्या हमने यहां पे लेकर के डबल किया है उसी का वर्ग हम यहां घटा देंगे। तो 9 का वर्ग किया 81, यहां चला गया, 81 से किया तो हमारे पास आ गया 2 का 1 और 12 में से 8 गया 4, 0 को उतार लिया। अब हमारे पास क्या हुआ कि जो फल आया 58। अब इस 58 से हमने क्या किया, इस 410 को भाग दिया। तो 410 से भाग दिया तो हमारे पास आ गया क्या, 7। और 7 के जो है 7 को दुगुना करके फिर वही दुगुणम निषेध, फिर 14 किया, और जब 14 किया तो हमारे पास पंक्ति बनी 594, 594। और हमारे पास जो संख्या आई घटाने के बाद 49। अब फिर वही बात कह रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को घटा दीजिए। हमने 7 के वर्ग को घटा दिया, तो घटाने के बाद से प्रक्रिया यहां समाप्त हो गई, क्योंकि प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद से आगे कोई संख्या नहीं है। इस कारण से हमारे पास क्या आया, फल जो है आप देखेंगे कि ऊपर वाले संख्या में, मतलब यहां 297 प्राप्त हो रहा है, और जो हमारे पास नीचे की संख्या है 594, जिसका हमने नाम पंक्ति रखा है, तो इस पंक्ति वाली संख्या में आचार्य क्या कहते हैं कि पंक्तेर दलम 7 पदम, पंक्तेर दलम 7 पदम। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी संख्या में जो है उसको उतनी बार में ही ले जाएंगे जिस संख्या का वर्ग हम आगे घटा सकें। केवल हमें भाग तक ही ध्यान नहीं देना होगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी का प्रश्न भी इसमें आया है, मधुसूदन जी पूछ रहे हैं कि भैया 12 बार भी तो जा सकता है। 12 बार नहीं करेंगे, 12 बार इसलिए नहीं करेंगे कि अगर हम उसको 12 बार में कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो है वहां पे क्या होगा, हमारी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी और अंतिम संख्या तक नहीं जा पाएगी। ध्यान रखेंगे। तो हम जब भी यहां फल वही लेंगे जिस फल को हम क्या करें, जिसके वर्ग को फिर उसी संख्या में से घटा सके, नहीं तो यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप क्या करेंगे, आचार्य भास्कर के मत से जो है वर्गमूल का आनयन कर सकते हैं। अब ये तो बात रही कि आचार्य के त्यक्त्वान्त्याद विषमात् कृतिम द्विगुणेन मूलम समेत तद्धृते, इस प्रकार से इसका आनयन होगा। अब एक बात आती है कि ठीक है, यहां पे तो आचार्य द्वारा जो प्रदत्त है सूत्र उसका आनयन हो जाता है, और आनयन करने के बाद से आचार्य एक बात फिर जो है एक उद्देश्य देते हैं और लीलावती से कहते हैं क्या कि यहां पे आचार्य कहते हैं कि सखे नवानाम च चतुर्दशानाम ब्रूहि त्रिहीनस्य सतत्रयस्य। आचार्य का नहीं, ये तो हाँ वर्ग का है, वर्गमूल का ये है कि मूलम चतुर्णाम च तथा नवानाम पूर्वे कृतानाम च सखे कृतीनाम पृथक पृथक वर्ग पदानि विद्धि बुद्धेर विवृद्धिर यदि ते त्रजाता। आचार्य बड़ा सुंदर प्रश्न यहां करते हैं लीलावती से, कहते हैं कि मूलम चतुर्णाम च तथा नवानाम पूर्वम कृतानां च सखे कृतीनाम पृथक पृथक वर्ग पदानि विद्धि बुद्धेर विवृद्धिर यदि ते त्रजाता। आचार्य कहते हैं, आचार्य अस्मिन् श्लोके अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति, हे सखे यदि अत्र वर्गमूल विषये आचार्यः लीलावतीं संबोधयति एवं च प्रतिपादयति किं कि मूलं चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वं कृतानां च सखे कृतीनां पृथक पृथक वर्ग पदानि विद्धि बुद्धेर विवृद्धिर यदि ते त्रजाता। आचार्यः अत्र प्रतिपादयति किं, हे सखे यदि अत्र वर्गमूल विषये ते अर्थात तव बुद्धे विवृद्धि जाता तर्हि किं करणीयमस्ति, चतुर्णां नवानां च मूलम तथा पूर्वं कृतानां कृतीनां च वर्गपदानि अर्थात वर्गमूलानि पृथक पृथक विद्धि इत्युक्ते जानीहि। आचार्य भास्कर लीलावती को एक टास्क देते हैं
और कहते हैं कि हे लीलावती, ऐसा करो कि यदि तुम्हारी जो बुद्धि है अगर उसका विकास हो गया है तो एक काम करो, तुम जो है एक चतुर्णा माने 4 का और नवाना माने 9 का तुम क्या कराओ, हमें वर्गमूल बताओ। अच्छा, तो कहते हैं और केवल इसी का मत बताओ, इसके पहले जो मैंने तुमसे पूछा था, क्या पूछा था, तो कहते सखे नवानांच चतुर्दशानाम ब्रूहि त्रिहीनस्य सतत्रयस्य। आचार्य कहते हैं कि इसके पहले मैंने जिसका जिसका जो है वर्ग तुमसे पूछा है, उन्हीं वर्गों का तुम क्या करो, वर्गमूल हमें बताओ। और ऐसा करके आचार्य लीलावती से जो है प्रश्न को पूछते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या होगा, अब देखते हैं। एक बार मैं आपको पुनः एक छोटी सी प्रक्रिया बताता हूं, क्योंकि मैं एक बात बार बार कहता हूं कि यह जो गणित है वो बुद्धि का विलास है। अगर कहते हैं कि अगर आपको लगे कि थकान हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो आप गणित पढ़िए और गणित पढ़ने से आप पुनः एक बार क्या होते हैं कि अति उत्साहित हो जाते हैं और आप पुनः स्फूर्त हो जाते हैं। अब ये जो वर्गमूल की प्रक्रिया है वास्तविकता में है बहुत आनंदित करने वाली। और आप देखेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपको संख्याओं के बीच में जो है संबंध समझ में आएगा और इससे आप पूर्ण वर्ग संख्याओं के जो है स्क्वायर रूट्स निकाल पाएंगे। आप देखेंगे क्या कि, और इसके बाद से मैं आपको फिर जो है घन बताता हूं, और घन के बाद भी मैं आपको घन में ही बहुत सारे अभी तरीके बताने वाला हूं कि कैसे इन चीजों को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अगर आप एक क्रम देखते हैं, ये लाइन हमने इसलिए खींचा है कि ऊपर से ट्यूबलाइट का यहां तक पड़ रहा है, कैमरे में भी दिख रहा है, तो इसके बाद से नीचे ही हमें लिखना है। अगर आप देखेंगे, अगर नंबर्स का स्क्वायर देखिए तो एक संख्याओं में एक संबंध है। वो संबंध क्या है, तो सबसे पहले अगर आप 1 का स्क्वायर देखते हैं तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, आप ये ध्यान रखेंगे, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये स्क्वायर होता है। आप देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये स्क्वायर इतने संख्याओं के होते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको क्या करते हैं, आगे देखिए। करने में क्या होगा कि एक तो आपके पास जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का परस्पर संबंध है। परस्पर क्या संबंध है, आप देखिए कि पहले संख्याएं 1 से 9 तक हम देखते हैं, तो इकाई स्थान में 1 किनके किनके है, 1 और 9 के। ठीक है, आपने देखा कि 1 और 9 के बीच में संदर्भ है। फिर ऐसे ही 4 किसके किसके स्क्वायर में है, तो 2 के और जो है 8 के, दोनों में इकाई स्थान में आपको यह है। इसी तरीके से अब कहा कि जो है 9 किस में है, तो 3 में और 7 में। अब आप देखेंगे 6 किस में है, तो 4 में और 6 में। ठीक है, और इधर आपका 5 का 25 और 10 का 100। आपको बताया भी था कि जब भी ऐसी संख्याएं हो उनका जो है आप वर्गमूल बहुत ही आसानी से वर्ग आप निकाल सकते हैं। अब पूछेंगे कि इसके आधार पे संख्याओं का हम जो है वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान तरीका है, कुछ है नहीं। अगर आपको ये दिख रहा होगा, हाँ 169 का अगर निकालना है, क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। ये लास्ट में आप देखिए कि सबसे पहले हम 2 ऐसे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये लाइन है, अब हमें ये देखना है कि एक तो सबसे पहले ये 9 किसमें है, 9 किन किन संख्याओं के वर्ग में है, तो आप देखेंगे 3 में है और 7 में है, 3 में है और 7 में है। यह बात आपको समझ में आई। और अब हमें यह देखना होगा कि यह जो 1 है यह किसका वर्ग है। तो आप जानते हैं 1 जो है वर्ग है किसका, 1 का। अब आप जान गए कि इसके दाहिने वाले स्थान में एक संख्या हमें जो है क्या होगी, प्राप्त होगी। अब हमें ध्यान रखना है कि या तो यहां 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। अब करेंगे क्या, 169 में हमने देखा कि ये जो 9 है यह 3 के वर्ग में है और 7 के वर्ग में है।
अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसी का जो सक्सेसर नंबर है, सक्सेसर नंबर मतलब उसकी अग्रिम संख्या, जैसे 1 हुआ तो 2, तो हम 1 को पहले यहां रख लिए और 1 गुणे 2 किया तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और हम इससे कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यह जो 1 है यह हमारा 2 से ज्यादा है कि कम है, आप बताएं। 1 हमारा 2 से ज्यादा है कि कम है, तो कम है, तो यहां कम वाली संख्या हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, यह कितने का जो है आपको स्क्वायर जो है था, तो ये था 13 का। चलिए अब इसके बाद एक उदाहरण और देखते हैं और फिर इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या अभी आपको आएगी, इसीलिए दूसरा उदाहरण भी आपको बताना क्या है, आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं यहां पे क्या होता है। अब देखेंगे कि हमारे पास है 4761, कितना है, 4761। हमने नंबर कितना लिया, 4761। अब एक ध्यान रखेंगे, शुरू में जैसे हम क्या करते हैं, आपको एक बात बताना उस समय भूल गया था कि सबसे पहले हम जोड़ा लगाते हैं। अगर जोड़ा लगाते हैं संख्याओं का, तो अगर 3 संख्याएं हैं तो 2 और 1 के क्रम में रह जाता है, लेकिन यदि 4 संख्याएं होंगी तो 2-2 के ही क्रम में रह जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 संख्याएं होंगी ये और 2 संख्याएं ये। इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम, आप देखिए कि 1 जो है, और हमें इसमें करना क्या होगा, पहले ही संख्या को चेक करना है कि वो किसमें आ रहा है। 1 किसमें है, तो 1 में है और 9 में है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन 2 संख्याओं का। अब ये जो 47 है किसका स्क्वायर है, तो 47 आप देख रहे हैं कि 6 से ज्यादा है और 7 से कम है। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 6 का कितना हो जाता है, 36। तो आप देख रहे हैं कि ना ये 6 का स्क्वायर है ना 7 का स्क्वायर है, मतलब दोनों के बीच में है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि जब आपका स्क्वायर जो है दोनों के बीच में आए, तो हम वहां छोटे वाले संख्या का ग्रहण जो है कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास 6 है, कहा कि 6 के 36 और 7 सते 49, तो ये 6 से ज्यादा है और 7 से कम है, तो हम छोटी वाली संख्या जिसका स्क्वायर है उसका ग्रहण यहां कर लेंगे। तो ये कितना आया, 6, और हमारे पास 1 और 9 में से गुणा करना है, तो 6 गुणे 7, ठीक है। 7 6 कितना हो जाएगा, 42। 42 से 47 ज्यादा है कि कम है, तो आप जानते हैं कि 42 से 47 ज्यादा, इसलिए ज्यादा वाला नंबर ले लेंगे। तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट कितने का आ गया, 69 का। तो हमें लगता है कि यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरा उदाहरण भी इसका देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा छोटा तरीका है कि जिससे कुछ ही सेकंड्स में आप जो है निकाल पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हमने जैसे देखना है 961 में फिर हमने वही जोड़ा लगाया, 2 1 का जोड़ा बना। 1 हमारा किसमें आ रहा है, 1 में आ रहा है, 9 में आ रहा है। आप जाने कि 9 किसका वर्ग है, तो भाई 3 का, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि जो अगर स्थिति ऐसी हो गई कि 3 का ही है, अब 9 और 1 जो है, ठीक है, तो 9 है और 1 जब आ गया, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि यहां पे 3 गुणे 4 ये हो जाएगा, हां ठीक है। करेंगे क्या कि ये हो जाएगा आपको 9 और सबसे पहले एक 9 लिखा, इधर 9 है तो 9 आ गया आपका 3 का, तो 3 के साथ में क्या करेंगे, 3 गुणे 4 बराबर 12, ठीक है। और हमने ये 3 को अलग लिख लिया, ये हमारे पास जब 12 आया, 12 से 9 को कंपेयर कराया, छोटा है संख्या, हमने उठा लिया कितना, 1, कितना आ गया, 31। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट हुआ, 30, ये किसका 961 का जो है स्क्वायर रूट हमारा कितना आ गया, 31 आ गया। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप बहुत छोटे से कम प्रयास में आप यहां से स्क्वायर रूट जो है संख्याओं का प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए आचार्य की ये बात भी समझ में आई कि जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट भास्कराचार्य का कैसा था, जिसको कि हमने निकाला क्या कि यहाँ पे त्यक्त्वान्त्याद विषमात् कृतिम द्विगुणेन मूलम समेत तद्धृते त्यक्त्वा लब्ध कृतिम तदाद्य विषमात् लब्धम द्विनिगणम नसेत पंक्त्याम पंक्ति हृते समेन्य विषमात् त्यक्त्वाप्त वर्गम फलम पंक्त्याम तद्विगुणम नसेदिति मुहु पंक्तिर्दलम स्यात् पदम। ये बात अब यहाँ कंप्लीट हुई और इसके बाद से आचार्य यहाँ पे प्रतिज्ञा बताते हैं। फिर इसके बाद हम अब आते हैं घन के संदर्भ में। अब ये घन क्या है, ये भी बहुत ही सहज तरीका से आचार्य बताते हैं कि घन है क्या। तो आप देखेंगे जो घन का श्लोक है, घन विधि जो आचार्य जहां बता रहे हैं, कहते हैं समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः। समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः का क्या मतलब है भाई, तो कहते हैं कि समानाम
तुल्यानाम अंकानाम त्रयाणाम तुल्यानाम अंकानाम घातो इत्युक्ते गुणनफलम घन प्रदिष्टः। ठीक है, तो पहले एक बार पूरा श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से इसको विचार करते हैं। आचार्य कहते हैं यहां पे कि समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्गः आदि त्रिघ्नस्तत् आदि वर्गः त्र्यन्त्र्या हतोथादि घनश्च सर्वे स्थानांतरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्खंड युगम ततोन्त्यम एवं मुहुर्वर्ग घन प्रसिद्धः वाद्यांकतो वा विधिरे सकार्यः। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ आचार्यः प्रतिपादयति किं खंडाभ्यां वा हतो राशिः त्रिघ्नः खंड घनैक्ययुक् वर्गमूल घनः स्वघनो वर्ग राशिर्घनो भवेत्। पुनरेकवारं दत्तावधानेन शृण्वन्तु। आचार्यः किं प्रतिपादयति? समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्गः आदि त्रिनिघ्नस्तत् आदि वर्गः त्र्यन्त्या हतोथादि घनश्च सर्वे स्थानांतरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्खंड युगम ततोन्त्यम एवं मुहुर्वर्ग घन प्रसिद्ध वाद्यांकतो वा विधिरे सकार्यः। पुनः अग्रिमायां पंक्तौ किं प्रतिपादयति? खंडाभ्यां वा हतो राशिः त्रिघ्नः खंड घनैक्ययुक्। किं प्रतिपादयति आचार्यः? खंडाभ्यां वा हतो राशिः त्रिघ्नः खंड घनैक्ययुक् वर्गमूल घनः स्वघनो वर्ग राशिर्घनो भवेत्। किं खंडाभ्यां वा हतो राशिः त्रिघ्नः खंड घनैक्ययुक् वर्गमूल घनः स्वघनो वर्ग राशिर्घनो भवेत्। आचार्यः अयं प्रतिपादयति। पुनः प्रथमायां पंक्तौ किं आचार्यः वक्ति यत् समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः। समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः इत्युक्ते समानां तुल्यानां त्रयाणाम् अंकानां घातो इत्युक्ते गुणनफलम्। समानां तुल्यानां त्रयाणाम् अंकानां घातो गुणनफलम्। घातो इत्युक्ते गुणनफलम्। घातो गुणनफलम् घनः प्रदिष्टः। इयं खलु यथा वयं जानीमः यत् परिभाषिकी एव संज्ञा वर्तते। आचार्य यहां क्या कह रहे हैं, हम एक एक जो है इनके सूत्र पे और एक एक रूल पे भी चलेंगे। आचार्य कहते हैं कि तुल्य समान तीन अंकों का घात जो है क्या कहलाएगा, जो है गुणनफल जो है क्या कहलाएगा? समान तीन अंक, माने 3 है तो 3 बार 3, 4 है तो 4 जो है 3 बार 4, 5 है तो 3 बार 5। तो कहते समानाम तुल्यानाम अंकानां त्रयाणाम घात इत्युक्ते गुणनफलम घनः प्रतिष्ठा, मतलब घनः भवति, घन होता है। जैसे अगर हमें करना हो कि 3 का घन कितना होगा, तो इस घन को ही हम क्यूब कहते हैं और इसे एक छोटी सी संख्या के माध्यम से ऊपर में इसके सर पे लिख के दर्शाते हैं। तो क्या करेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिका 9 त्रि 27। ये 3 का घन कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, यहां कुछ बताने की आवश्यकता अत्यधिक नहीं है। तो पहला जो आचार्य का सूत्र है कि समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः समानां त्रयाणाम् अंकानां घातः गुणनफलम् किं भवति? घनः भवति इति। अब ये कह सकते हैं परिभाषा भी है और एक सामान्य सा सूत्र भी है, लेकिन इसके बाद से आचार्य भास्कर यहां पे जो है 3 अलग अलग सूत्रों को भी बताते हैं। अब क्या बताते हैं देखिए। अब दूसरा जो आचार्य का सूत्र है कि कि समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः, यहां पे जब समाप्त हो गया तब आचार्य कहते हैं कि स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्गः आदि त्रिनिघ्नस्तत् आदि वर्गः त्र्यन्त्या हतोथादि घनश्च सर्वे स्थानांतरत्वेन युता घनः स्यात्। आचार्यस्य आशयम् अत्र प्रतिपादयामि। आचार्यः अस्मिन् श्लोके अस्यां पंक्तौ किं प्रतिपादयति? अन्त्यस्य घनः स्थाप्यः। किं करणीयमस्ति? दत्तावधानेन शृण्वन्तु। अन्त्यस्य घनः स्थाप्यः, ततः अन्त्यवर्गः आदित्रिघ्नः अर्थात आदिना त्रयेन च निघ्नः स्थाप्यः। ततः अग्रे किं करणीयमस्ति? अग्रे आचार्यः प्रतिपादयति त्र्यन्त्या हतोथाधिघनश्च सर्वे। आदिवर्गः त्र्यन्त्या हतः अर्थात त्रयेन अन्त्येन च निघ्नः स्थाप्यः। पुनः किं करणीयमस्ति? आदिघनश्च स्थाप्य इति। सर्वे चत्वारः खण्डाः भवन्ति इति तेषां स्थानान्तरत्वेन योगकरणेन घनः स्यात्।
आचार्यः अत्र अस्मिन् श्लोके अस्यां पंक्तौ किं प्रतिपादयति? आदौ स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात्। आदौ स्थानेषु सत्सु सति खंडयुगं प्रकल्प्य तत्र प्रथमम् अन्त्यं द्वितीयम् आदिञ्च प्रकल्प्य घनः कर्तव्यः। एवं एष खलु विधिः वर्गघन प्रसिद्धौ आद्यांकतो वा कार्यः। अत्र आचार्यस्य आशयः किं वर्तते इति प्रतिपादयामि। तात्पर्य है, यहां आचार्य बता रहे हैं कि जिस संख्या का घन करना हो, क्या करना है वही उसका पहले, तो आचार्य कहते हैं कि उस संख्या को आप क्या करिए कि जिस संख्या का घन करना हो पहले उसका क्या करेंगे कि अंतिम संख्या का घन आप क्या करिए यहां पे आपको रखना है। ठीक है, हां एक उदाहरण लेते हैं फिर बताते हैं आपको कि यदि हमें एक संख्या है जिसका घन करना है, ठीक है, तो 27 अगर हम इसको लेते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। हमें एक उदाहरण लेते हैं 27, ये आचार्य ने ही पूछा हुआ एक अगले श्लोक में, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं। अब कह रहे हैं क्या कि आचार्य का तात्पर्य है कि जिस संख्या का घन करना हो सबसे पहले उसको क्या करिए, आप श्लोक में ही कह रहे हैं कि आचार्य कह रहे हैं कि अंत्यस्य है ना घन स्थाप्य, अंतिम संख्या का जो है घन कर दीजिए। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यह जो 27 है, इस 27 को यदि हम देखें, हमें निकालना है 27 का घन। घन का मतलब होता है क्यूब। तो अब हमें 27 में हमारे पास आधी संख्या हो गई 7 और जो है अंत्य संख्या हो गया 2। तो कहते हैं क्या कि अंत्यस्य है ना अंत्यस्य घन स्थाप्य, अंतिम संख्या के घन को हम क्या करेंगे रखेंगे। चलिए भाई, तो हमारे पास जो अंतिम संख्या है 2 का घन करें। घन कैसे करेंगे? आचार्य ने एक बार बता दिया कि भाई क्या है कि समत्रिघातश्च घन प्रतिष्ठा, 2 को ही 2 से जो है गुणा करिए तो 2 दूनी 4, फिर उसी को 2 से कर दिए तो 4 दूनी 8। तो 2 का घन कितना हो गया आपको 8। समझ में आई होगी बात हमको जहां तक लग रहा है। क्या आचार्य ने कहा कि आचार्य यहां पे कह रहे हैं कि अंत्यस्य घन स्थाप्य, अंतिम संख्या का आप घन कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब कहते हैं आपको करना क्या होगा फिर कि उसका तो सबसे पहले आप क्या करिए, अंतिम संख्या का घन रखा। फिर कहते हैं कि अंतिम संख्या के वर्ग को, ततो अंत्य वर्ग, अंतिम संख्या के वर्ग को आप क्या करिए कि अंत्य वर्ग, अंतिम संख्या के वर्ग को आदि त्रिनिघ्न, त्रिगुणित आदि से आप क्या करिए उसको गुणा कर दीजिए। तो चलिए, तो अब जो अंतिम संख्या हो गया आपका कौन 2, तो 2 का हमारे पास वर्ग क्या आया 4। हम एक जगह यहां लिखते हैं और यहां बताएंगे कैसे स्थापित करेंगे। तो अंतिम का वर्ग हो गया और आदि त्रिनिघ्न, और हमारे पास जो आदि है क्या 7, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, आदि त्रिनिघ्न, और 7 को क्या किया 3 से गुणा किया, तो हमारे पास ये एक आ गया 4 इसका वर्ग, और 7 का जब 3 बार गुणा, 7 को 3 से त्रिगुणित किया तो 7 त्रिका 21, और फिर कहा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा आपको जो है 84। तो इसको हमें क्या करना है यहीं पे रख देना है। और एक चीज आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी रखना होगा तो हमें एक जो है स्टेप उत्सार्य करके रखना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आदि त्रिनिघ्नस्तत आदि वर्ग त्र्यंत्या हतोथादि घनश्च सर्वे। अब चलिए, अब आगे क्या करिए, हमने कर लिया क्या कि सबसे पहले काम हमने किया कि जो हमारे जिस संख्या का घन निकालना है उसके पहले अंक जो है अंतिम अंक का घन स्थापित किया, फिर अंतिम संख्या जो है उसके वर्ग को त्रिगुणित आदि अंक से गुणा करके लिखा, और फिर क्या करेंगे कि आदि अंक के वर्ग को, ठीक है ना, आदि जो संख्या है उसके वर्ग को त्रिगुणित अंक से। अब ध्यान रखिएगा कि आदि संख्या हमारा हो गया 7, तो 7 का वर्ग हो गया 49, और क्या कहा कि यहां पे आचार्य कह रहे हैं कि तत्वंत आदि त्रिनिघ्न, हाँ, फिर आप क्या करिए कि जो है आदि त्रिनिघ्नस्तत आदि वर्ग त्र्यंत्या हतोथादि घनश्च सर्वे। आचार्य यहां कह रहे हैं कि आप एक काम करिए कि जो अंत जो है आपके पास जो अंतिम संख्या है उसमें क्या करिए कि आदि जो अंक है उसका वर्ग कर दीजिए। तो हमारे पास जो 27 है, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, और फिर क्या कह रहे हैं कि अब 7 का हमने वर्ग कर लिया
और क्या करना है, त्रिगुणित अंत्य। त्रिगुणित अंत्य हमारा क्या हुआ, 2, तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, 6। हम इसको यहां लिख लेते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा भी। यहां पे हमारे पास फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि ये आपके पास जो आदि संख्या है, आदि संख्या का वर्ग किया 49 और इस 2 का क्या किया, 2 को त्रिगुणित किया, मतलब 2/3 6। ठीक है, हमने क्या किया, 49 और 6 इन दोनों को आपस में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 49 और जब 6 को गुणा किया तो 49 और 6 को गुणा करने पे कितना आया, आप बताइए। तो 49 और 6 को जब गुणा किया तो आया आपको जो है हां, तो अब क्या किया कि 49 को जब इसके 6 से गुणा किया तो आपके पास कितना आ गया, 294। कितना आ गया, 294। चलिए, पहला स्टेप क्या था, अंतिम का वर्ग रखा। दूसरे में क्या था कि हमने क्या था कि जो हमारे पास आदि अंक है उसको त्रिगुणित करके और अंतिम अंक के वर्ग से गुणा कर दिया, तो हमारे पास आया 84। फिर क्या था, आदि अंक का वर्ग, फिर जो है हमारे पास अंतिम जो अंक है उस आदि अंक का वर्ग और फिर अंतिम जो अंक है उसको त्रिगुणित करके आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा यहां ये आ गया। और तब लास्टली आचार्य क्या कह रहे हैं कि आदि अंक के वर्ग को त्रिगुणित अंतिमांक से हम क्या करेंगे, गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए, और लास्ट में क्या करना है कि आदि अंक जो आपका है उसका घन कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास हो गया आदि अंक जो है आपका 2। ठीक है, तो आचार्य ने कहा कि समत्रिघातश्च घन प्रतिष्ठा स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्ग। यहां पे देखिए कि अंत्यस्य घन स्थाप्य ततः अंत्य वर्ग आदि त्रिघ्न आदिना त्रयेन च निघ्न स्थाप्य ततः आदि वर्ग त्रयन्त्या हतेन अर्थात त्रयेन अंतेन च निघ्न स्थाप्य। और फिर क्या करना है, आदि घनश्च स्थाप्य, मतलब जो आपके पास जो आदि संख्या है उस आदि संख्या का भी हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो आदि संख्या का घन हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7। ठीक है, तो 7 × 7 × 7 हमारा ये कितना हो जाएगा, 343। अब इस 343 को भी फिर वही काम करेंगे कि इसको उत्सारित करके रखेंगे, मतलब 343 ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई। आचार्य ने कहा कि दूसरा जो नियम है कि स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्ग आदि त्रिनिघ्न ततः आदि वर्ग त्र्यन्त्या हतो थादि घनश्च सर्वे स्थानांतरत्वेन युता घनः स्यात्। अब यहां पे जो है, अब क्या करिए, इसको स्थानांतरित करके जो अंतिम संख्या जो आपके पास आदि संख्या थी, आदि संख्या को आप क्या किए जो है कि उसका घन निकाल करके और आपने यहां पे रख दिया और जो ये चारों नंबर्स है इनको उठा करके आपस में जोड़ दिया। तो 3 का 3, 4 4 8, 9 4 13 3, 17 का 7 और कितना लगा आपके जो है 3 का 3, 4 4 8 और 9 और 4 13 3 16, सॉरी यहां पे 16 का 6 हाथ में लगा जो है आपको 1 और जो है 8 8 16 और 2 18 1 19। ये आपके पास क्या हो गया, ये संख्या का घन प्राप्त हो गया। मतलब आपको अगर 27 का घन निकालना है तो 27 का घन कितना होगा, 196836। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम इसे जो है दोहरा लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं क्या, एक बार पुनः श्लोक देख लें कि समत्रिघातश्च घन प्रतिष्ठा, जो सबसे पहला नियम था कि किसी भी संख्या को जो समान 3 संख्याओं को आपस में गुणा कर देने पर जो है क्या होता है, घन होता है। तो जैसे 2 है, अब 2 के समान 2 ही है तो 2 × 2 × 2, तो 2 का हमारा क्यूब कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरा जो हमारा सूत्र है, आचार्य कहते हैं कि स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्ग अर्थात अंत्यस्य घन स्थाप्य ततः अंतवर्ग आदि त्रिनिघ्न अर्थात आदिना त्रयेन च निघ्नः स्थाप्य ततः किं करणीयमस्ति, आदिवर्गः त्र्यन्त्या हतः त्रयेन अंतेन च निघ्नः स्थाप्य। पुनः किं करणीयमस्ति, आदि घनश्च स्थाप्य। आपको 4 स्टेप करना है। सबसे पहला काम क्या, अंतिम संख्या का घन, अंत्यस्य घनः स्थाप्य। ततः किं करणीयमस्ति, द्वितीय पदे किं करणीयमस्ति, अंत्यस्य वर्गः आदि त्रिनिघ्न अर्थात आदिना त्रयेन च निघ्नः स्थाप्य। ततः तृतीय चरणे किं करणीयमस्ति, आदिवर्गः त्र्यन्त्या हतः त्रयेन अंतेन च निघ्नः स्थाप्य। पुनः किं करणीयमस्ति, चतुर्थे चरणे करणीयमस्ति यत् आदिघनश्च स्थाप्य।
जो आदि संख्या है उसका घन रख दीजिए। ये 4 हमें चरण चलने होंगे। और फिर क्या कह रहे हैं कि स्थानांतरत्वेन युताः, इनको स्थानांतरित करके जोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बड़ा कठिन प्रक्रिया है, तो आपको यह बात ध्यान देनी होगी कि प्रक्रिया कोई कठिन नहीं, बहुत सहज प्रक्रिया है। अगर इस पूरे श्लोक को या इस सूत्र को समझे तो हमें 4 चरण फॉलो करने हैं। वो 4 चरण हमारे कौन कौन से हैं? तो अंत्यस्य घन स्थाप्य पहला, दूसरा कह रहे हैं कि अंत्य वर्ग आदि त्रिनिघ्न, ये बात हो गया। और तीसरा जो है कि जो कह रहे कि त्र्यंत्या हतः थादिघनश्च सर्वे, ये तीसरा हो गया। और फिर कह रहे हैं कि जो चौथा है आचार्य का, वो कहते हैं कि हाँ आदि घनस्य स्थाप्य, कि जो है आप क्या करिए आदि संख्या के घन को रख दीजिए और फिर स्थानांतरत्वेन युताः, स्थानांतरित करके इनको क्या करिए आपस में जोड़ दीजिए। तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? घन प्राप्त हो जाता है। अब आचार्य कहते हैं कि भाई ठीक है, चलिए 2 तो विधि हो गई। अब दूसरे के बाद तीसरा जो है इनका आचार्य का मत है, वो कह रहे हैं कि खंडाभ्याम वा हतो राशि त्रिघ्न खंड घनैक्य युक्त। तीसरी जो विधि है आचार्य की घन करने की, उसको देखते हैं। आचार्य कहते हैं खंडाभ्याम वा हतो राशि वर्ग खंड घनैक्य युक्त, सॉरी त्रिघ्न खंड घनैक्य युक्त। आचार्य कहते हैं खंडाभ्याम वा हतो राशि त्रिघ्न खंड घनैक्य युक्त। अत्र आचार्य किं वक्ति श्लोकेस्मिन् दत्तावधानेन शृण्वन्तु। राशेः या खलु राशि वर्तते, राशेः तस्य राशेः रूप विभागेन 2 खंडे कृत्वा ताभ्यां खंडाभ्यां राशिर्हतः, हतः इत्युक्ते गुण्यः, त्रिघ्नः तयोरेव खंडयोः घनैक्येन युतो वा घनः स्यात्, अर्थात क्यूब इति भवति। कथं भवति? आचार्य का आशय यहां क्या है? कहते आचार्य कि जिस राशि का घन करना हो, खंडाभ्याम वा हतो राशि, तो कहते हैं उसका 2 खंड कर दीजिए। खंडाभ्याम वा हतो राशि, जिस भी जो है आपको संख्या का घन करना हो उसको क्या करिए, उसके 2 खंड बना लीजिए। चलिए भाई, तो अब हमारे पास मान लीजिए कि 3 का हमें घन करना है, तो 3 का हमने 2 खंड बना लिया। हमने 3 का 2 खंड कौन कौन बनाया? तो एक बनाया, 1 और प्लस 2, हमारे पास 3 होता है, हमने ये बना लिया। तो खंडाभ्याम, अब क्या करिए कि ये अब यहां से नियम शुरू होता है, खंडाभ्याम व हतो राशि, इन दोनों ही क्या करिए कि इन दोनों ही राशियों से आप क्या करिए कि आप खंडाभ्याम व हतो राशि, इस राशि को गुणा कर दीजिए। आपने जो 2 खंड बनाए, इन दोनों ही खंडों से राशि को गुणा कर दीजिए। तो ये कहे कि 3 गुणे 1 गुणे 2 पहला है ना, इनसे हमने गुणा कर दिया, खंडाभ्याम व हतो राशि। तो 3 एकम 3 दूनी 6। बात समझ में आई? और फिर क्या कहा कि वर्ग खंड घनैक्य युक्त। आप क्या करिए कि अब इन दोनों का जो है वर्ग कर दीजिए, सॉरी इन दोनों का घन कर दीजिए। खंडाभ्याम वा हतो राशि ही त्रिघ्न खंड घनैक्य युक्त। इनको क्या करिए भाई कि त्रिगुणित करके और जो है मतलब इनका क्यूब करके और जो है इनको जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे फिर जो है कि एक तो हमारा आ गया 6, अब 1 गुणे 1 गुणे 1 और फिर हमने क्या किया है 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? तो अब जो हमारे पास वो फल आएगा वो आएगा यहां आपने देखा कि हमने किया कि कितना, हाँ कि पहले सबसे पहले क्षमा करेंगे, ये लग रहा है कि हमने गलत लिख दिया इसको, एक बार फिर से देखते हैं, श्लोक के हिसाब से बैठा नहीं। खंडाभ्याम वा हतो राशि, आचार्य कहते हैं क्या कि सबसे पहले जिस भी राशि का आपको करना है घन, उसको पहले 2 खंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ रही है। हमने इसका क्या किया जो है कि घन कर लिया, सबसे पहले 2 खंड किया। 2 खंड क्या किया, 1 और प्लस ये हमने 2 खंड कर लिए। चलिए खंडाभ्याम वा हतो राशि, इन दोनों खंडों से आपको क्या करना है, राशि को गुणा कर देना है। तो हमने क्या किया कि 3 गुणे 1 गुणे 2 किया, तो 3 गुणे 1 गुणे 2, ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब चलिए ये बात समझ में आई। अब कह रहे हैं कि खंडाभ्याम वा हतो राशि, अब जो फल आया त्रिघ्नः, उसका क्या करिए 3 से गुणा कर दीजिए। ये स्टेप छूट रहा था, तो 6 गुणे
3 बराबर कितना हो गया 6 3 18। तो खंडाभ्याम व हतो राशि, यहां तक बात समझ में आई। दो खंड बनाया, इससे हमने क्या किया, हमारे पास राशि है और ये हमारे पास खंड प्रथम है और ये हमारे पास खंड जो है दूसरा है। तो खंडाभ्याम व हतो राशि, और फिर क्या किया कि त्रिघ्न खंड घनई के युग। अब हमारे पास जो राशि है उसको 3 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया के 18 त्रिघ्न, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि खंड घनई के युग, हमारे पास जो दोनों खंड हैं इनका घन करके और युग मन इनको जोड़ देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास एक है तो एक का जब घन करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और 2 का घन करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 और 1 कितना हो गया 9, और हमारे पास जो 18 है उसमें हम जो है 9 को जोड़ देंगे तो 18 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आचार्य ने कहा क्या यहां पे कि खंडाभ्याम व हतो राशि, एक बार फिर से देख लीजिए कि जो भी राशि का हमें निकालना है हम उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले काम कि उसका 2 खंड करिए। तो अच्छा 2 खंड किया, और खंडाभ्याम व हतो राशि, जो हमारे पास राशि है उसको उन दोनों खंडों से हत मने गुणा कर दीजिए। तो खंडाभ्याम व हतो राशि हमारे पास ये फल आया 2 6। और फिर क्या कह रहे हैं कि त्रिघ्न खंड घनई के, जो हमारे पास संख्या आई उसको 3 से गुणा कर दीजिए तो 6 3 18। अब फिर क्या करिए, खंडाभ्याम हतो राशि त्रिघ्न, और खंड घनई के युग, जो हमारे पास खंड हैं इनका घन कर दीजिए। तो हमारे पास जो खंड है कौन कौन से है भाई, तो हमारे पास 1 था और 2 था, इन दोनों का घन किया तो 1 का घन 1 और 2 का घन 8, इन दोनों को योग कर दिए तो 8 1 9। और अब क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे पास फल है 18 और प्लस 9, इनको जोड़ देने से हमारे पास क्या आ गया फल जो है ये 27। तो हमारा जो है 3 का आपका जो है क्यूब जो है वो कितना है 27 है। इस तरीके से ये सूत्र यहां पे बनता है। चलिए, तो ये तो एक पद्धति हुई। इसके बाद से अब हम आगे देखेंगे कि जो आचार्य का एक जो चौथा इनका जो प्रकार है वो कहते हैं कि वर्गमूल घन स्वघनो वर्ग राशिर घनो भवेत। एक चीज यहां आचार्य ने बड़े मार्के की कही है, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। कह रहे हैं कि खंडाभ्याम हतो राशि त्रिघ्न खंड घने के युग, ये हो गया एक तो। और जो चौथा प्रकार बता रहे हैं कि वर्गमूल घन स्वघनो वर्गमूल घन स्वघनो वर्ग राशिर घनो भवेत। किम करणीयमस्ति, अत्र वर्गगतो राशि चेत वर्तते तर्हि तन्मूलस्य घनः स्वघनः वर्गीकृते सति किम भवति वर्ग राशेः घनः स्यात्। अब यहां आचार्य कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ग राशि का घन आपको लाना हो, एक विशेषण यहां ध्यान रखिएगा कि ये चौथा नियम जो है वहां के लिए है जहां जिस भी जो है हम क्या कर रहे हैं कि वर्ग संख्या का घन ला रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि वर्ग राशि का यदि घन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें 4 का घन निकालना हो, आप जानते हैं कि 4 एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या भाई 4 किसका वर्ग है, आपको बताया था वर्ग संख्या का मतलब होता है समद्विघातः कृति उच्यते, मतलब किसी भी समान संख्या का अगर गुणा कर दिया जाए आपस में ही 2 बार, जैसे 2 है 2 को 2 बार गुणा किया तो 4, तो ये 4 किसका वर्ग है तो 2 का। तो कहते हैं क्या आचार्य यहां पे कि वर्गमूल घनः स्वघनो वर्ग राशिर घनो भवेत। वर्ग राशि का यदि आपको घन निकालना है तो क्या करना है भाई कि तन्मूलस्य घनः, हमें वो जो राशि है उस राशि की जो मूल राशि आएगी उसका घन निकालेंगे। तो 4 है हमारा, 4 का हमको क्यूब निकालना है। अब 4 की जो मूल राशि है कौन सी है 2 है। अब जो 2 है इस 2 का घन किया, तो 2 का घन किया तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। वर्गमूल घनः, जो हमारे पास वर्ग है उस वर्ग संख्या का जो मूल और इस मूल का निकाला घन, वर्गमूल घनः, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं कि स्वघनो, जो हमारे पास संख्या आई उसको उसी से गुणा कर दी अपने आप से ही, ठीक है। आचार्य क्या कहा, आचार्य ने क्या कहा कि वर्गमूल घनः, जो वर्ग संख्या है इस वर्ग संख्या का जो मूल, माने यह जो हमारे पास वर्ग संख्या हो गई 4, इस 4 का जो हमारे पास मूल आया 2, उसका क्या करिए घन कर दीजिए, और जो घन आए उसको स्वघनः माने अपने से ही गुणा कर दीजिए। तो वर्गमूल घनः स्वघनो, 8 से फिर उसी 8 को गुणा किया तो 14 वर्ग राशिर घनो भवेत। यह क्या हो जाएगा वर्ग राशि का घन यहां पे आ जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो इस तरीके से आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपको बताया जैसा कि आचार्य बता रहे हैं कि वर्गमूल घनः स्वघनो वर्ग राशिर घनो भवेत्। यदि वर्ग राशि का, ऐसी कोई भी राशि जो वर्ग संख्या है, यदि उसका घन निकालना है तो क्या करेंगे, तो उस वर्ग संख्या का जो वर्ग संख्या की जो मूल संख्या है, उस मूल संख्या को ले लेंगे और उस मूल संख्या को लेने के बाद से, ठीक है, उस मूल संख्या को लेने के बाद से हम वहां क्या करेंगे, तो कहते हैं कि मूल संख्या का घन निकाल लीजिए और घन निकालने के बाद से उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उदाहरण आपके सामने है, 4 है, 4 का हमारे पास मूल हो गया 2, 2 का घन किया 8 और 8 को 8 से ही गुणा कर दिया, तो 8 8 64। और इस तरीके से करने से आपके पास क्या होता है, ये 4 का घन आपको 4 चौके 16 चौके 64 आपको मिल जाता है। अब ये तो बात रही, आपने देखा कि ठीक था, ये घन के आचार्य ने 4 तरीके बताए। अब हम एक छोटी सी प्रक्रिया आपको और बताते हैं जो कि इस लीलावती में नहीं, लेकिन लीलावती से इतर है, लेकिन है बड़ी रोचक, जिससे कि आपको अगर संख्याओं का घन निकालना होगा तो बहुत समय नहीं लगेगा। मतलब अगर हम बहुत लंबी प्रक्रिया करते हैं तो समय ज्यादा नुकसान होता है। और कुछ प्रक्रियाएं हम देखते हैं, और हम लोग के यहां क्या है, आप देखते हैं कि जो वैदिक मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये बहुत छोटे जो है छोटी प्रक्रियाएं और बहुत सहज प्रक्रियाएं हैं, और ये हमारे अपने मानव जीवन में, मतलब हमारे डेली लाइफ में जो है देखेंगे तो ये एप्लीकेबल हैं। अब हम अगर किसी एक संख्या का मान लीजिए घन निकालते हैं, सपोज दैट हम पूरे संख्याओं को यदि देखें तो 4 तरह की संख्याएं बनेंगी। पहली जो संख्या होगी जो कि 1 से स्टार्ट होगी, क्या होगी, 1 से आरंभ हो जिसका, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास दूसरे तरीके का जो घन आएगा जिसे 1 से समाप्ति हो। तीसरा जो है हमारे पास आएगा मतलब समान संख्याएं, जैसे 22, 33, 44। तो तीसरी जो संख्याएं होंगी, या तो हम समान संख्याओं का घन निकालेंगे, या जो हमारे पास जो है असमान संख्याएं, जैसे 62, 32। तो इस तरीके से असमान संख्याओं का घन आपको निकालना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। और अभी जो हम आपको तरीका बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सहज होगी, और हो सकता है ये वीडियो भी आज का काफी, ये लेक्चर लंबा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसे बारंबार जो है क्या करें, अभ्यास करें, और बार बार अभ्यास करने से आपको बात जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप देखिए हमने क्या किया कि 4 तरीके से संख्याओं को रखा। जैसे ये हो गया 1 से आरंभ होने वाली संख्याएं, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके की संख्या। 1 से समाप्त होने वाली 21, 31, 41, 51, ऐसी संख्याएं जो समान होंगी, जैसे 22, 44, 33, इस तरीके की। और जो चौथा जो प्रकार है वह असामान्य संख्याएं, मतलब असमान संख्याएं। आप देखेंगे असमान जो संख्याएं हैं, मतलब जैसे 62 है, 43 है, 52 है, इस तरीके की संख्याएं, तो इनको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, और समय रहा तो आज 4 बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अगले गुरुवार को मिलेंगे। अब देखिए इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहली बात, और बड़ा ये मजेदार हो जाता है सीखना इसको। तो अब हम करने क्या वाले हैं, यहां हम करेंगे कि अगर सपोज दैट अगर हमें 1 वाले संख्याओं का निकालना है, जैसे जिनका स्टार्टिंग क्या होता हो, 1 से होता हो, जैसे 11, 13, 12। तो हमने एक उदाहरण ये लिया, ठीक है। हमने क्या करना है भाई, 13 का क्यूब निकालना है। अब आप देखिए इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। करिए क्या, 13 को 13 लिख दीजिए, और एक जगह आप क्या करेंगे कि 3 को एक जगह जो है आप लिखेंगे, जैसे 3 को यहां पे 3 तरीके 9, ठीक है ना, ये किया। और फिर ऐसा किया कि जो 13 हमने लिखा है, और फिर यहां पे 9 3 जो है 27, दोनों को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 9 27, ठीक है ना, ऐसा कर लिया। क्या किया, 13 को 13 लिखा, फिर जो अंतिम संख्या उसको 3 त्रिका 9, और जो है 9, फिर जो है वैसे ही जो है आपको 9 3 27, ठीक है। अब एक बार हमने इसका स्क्वायर रखा और एक बार इसका घन रख दिया, ठीक है। तो 13 को पहले 13 ही लिखा, फिर 3 का वर्ग किया, फिर 3 का घन किया। बात समझ में आई। अब क्या करना है यहां पे आपको कि ये शुरू के 2 संख्या, एक शुरू का और एक अंतिम की संख्या छोड़ दीजिए।
ये मैं बिल्कुल एक लाइन वाले आपको तरीका बता रहा हूं। आप पहले आपने क्या किया, 13 को 13 ही लिख दिया, और ऐसे कोई संख्या हम इसका घन निकाल सकते हैं जो 1 से शुरू होता हो। और क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है उसका एक बार वर्ग रख देंगे, एक बार उसका घन रख देंगे। ऐसी स्थिति हो गई। अब क्या किया, हमें कुछ नहीं करना है, जो है हमें इन संख्याओं को जो है 2 से गुणा कर देना है। मतलब क्या हुआ कि 3, ठीक इसको डबल कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 करके जोड़ देंगे। तो अब करने क्या वाले हैं ये देखिए। जब ऐसी स्थिति हुई तो अब एक अगर जोड़ेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पे करेंगे क्या कि लास्ट में एक डिजिट 27 में 27 का कितना हुआ 7, और 7 का 2 किधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा, 27 और 2 29, 29 का कितना हो जाएगा 9, और 9 का फिर जो है कि इधर कितना चला जाएगा आपको जो है 2, फिर इसके ऊपर हाथ में चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि 6 और 5 11, 11 का 1, और फिर जो है ये कितना हो जाएगा आपको 1 और 1 2, मतलब 2197। ठीक है, एक तो था ये। आपको क्या करना है कि बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि इसमें है आपको कि जैसे 13 का अगर निकालना है क्या क्यूब, आप ध्यान रखेंगे, तो 13 का क्यूब निकालने के लिए आपने सबसे पहले 13 को ऐसे ही 13 लिख दिया, फिर जो अंतिम संख्या है इस अंतिम संख्या का एक बार वर्ग और एक बार जो है घन रख देंगे। इन दोनों को यहां पे छोड़ देंगे, यहां कुछ नहीं करना है। जो बीच की संख्या है इनको 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देने से आपका क्या निकल आएगा, ये इन वाली संख्याओं का घन निकल आएगा। अब ये जो है बाकी जो इसके 3 तरीके हैं, क्योंकि अभी व्याख्यान का समय जो है ज्यादा हो रहा है और हमें आज निर्देश है कि 3:40 तक जो है आज का लेक्चर समाप्त करना है, तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और जो आगे की 3 प्रक्रियाएं हैं मैं आपको अगली कक्षा में और इसके साथ साथ जो है आपको क्यूब रूट भी बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ दिवस, अलविदा, पुनः मिलामः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।